अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। तो चलें पहले अपनी बात स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर से। कैपेसिटर्स का मैं ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये बेसिकली मैं एफएससी के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कम्प्लीटली। तो जो चीज़ें एडवांस है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। कैपेसिटर कौन सी डिवाइस है? ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करती है। स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। चार्जेस कहाँ पे स्टोर करती है? ऑन द प्लेट्स, ठीक है। तो कैपेसिटर आपको पता है कि किस तरीके से वर्क करता है। कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है। और इन दो प्लेट्स को कनेक्ट किया होता है एक बैटरी से जब इसको चार्ज करना हो। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि चार्जिंग होती क्या है। इस तरीके से कैपेसिटर की प्लेट्स को कनेक्ट किया होता है एक बैटरी के साथ। शुरू में कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो अनचार्ज होती हैं। अनचार्ज से मुराद ये है कि इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होती है। दोनों प्लेट्स पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, जब यहाँ हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि चूँकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ इस एक प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से मौजूद जो है तमाम जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको ये अपनी तरफ खींच लेती है। जबकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज वाला टर्मिनल मौजूद है वो इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है। इस प्लेट के तमाम इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करता है, अपनी तरफ खींचता जाता है, ठीक है। तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता जाता है। वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मूव करते जाते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि बैटरी की इस प्लेट के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाते हैं इस पर। तो हमने क्या किया, बैटरी की एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और दूसरी प्लेट्स पे डालना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान। तो हमने कह दिया कि जी जो इस वक्त जो है कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब जब डिस्चार्जिंग करनी होती है तो फिर क्या करते हैं, फिर हम कैपेसिटर की प्लेट्स को सिंपल ऐसे किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, किसी डिवाइस के साथ शॉर्ट कर देते हैं, तो उस डिवाइस में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई भी बल्ब हो या कुछ भी हो। तो फिर क्या होता है कि जहां आपने नेगेटिव चार्जेस जमा किए थे और यहाँ पॉजिटिव चार्जेस थे, तो इलेक्ट्रॉन्स वापस आना शुरू हो जाते हैं और बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जहाँ से आए थे वहीं वापस जाना शुरू हो जाते हैं और उसके नतीजे में करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली चार्जिंग थी। बाकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मैं कम्प्लीटली आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये चार्जिंग थी, ये डिस्चार्जिंग है। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ कैलकुलेशन, जिसमें हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ से Q बराबर आ जाता है जी किसके, सी वी के, और C बराबर आ जाता है किसके, Q ओवर V के। जबकि C जो है आपकी कैपेसिटेंस है और इसका यूनिट क्या है जी, फैरेड है, ठीक है। और अब अगर बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए, कैपेसिटेंस की, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है जी कि हमने जो है गॉसेस लॉ के थ्रू पढ़ा हुआ है कि यहाँ से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इस फार्मूले को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं किसके थ्रू जी, जो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी, जो कि बराबर आएगी आपके पास Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये है जी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रहा हूँ, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की आप खुद निकाल सकते हैं। आपको मैंने फार्मूला बताया था V इज़ इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट डी ए। तो यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू खुद निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको निकाल के बता देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी। पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके लिए E इज़ इक्वल टू वी डी पुट कर देना सिंपल, Q ओवर
ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा डी, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी, ये पुट कर दें। ठीक है, अब ये वी है, इसकी जगह क्यू ओवर सी पुट करें तो आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। कैपेसिटेंस बराबर होगी इसके लिए ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो यहाँ से आपके पास कैपेसिटेंस आ गई, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंस इसकी किस किस चीज़ पे है जी, कैपेसिटर की यहाँ पे डिपेंडेंस जो है वो एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, उसके अलावा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हो तो ठीक है। बाकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो सारा मैं आपको ऑलरेडी एफएससी के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हम पोर्शन पे मूव करते हैं जो कि बीएससी से रिलेटेड है बिल्कुल ही, जो कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो देखते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो ये आपके सामने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर शो किया गया है, जिसके अंदर अगर आप तवज्जो करें, गौर से देखें तो एक इसका इनर सिलेंडर है, ठीक है, एक आउटर सिलेंडर है। इनर सिलेंडर पे हमेशा क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और आउटर सिलेंडर पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनर सिलेंडर टू आउटर सिलेंडर होगा। और दरमियान वाले जो एक और आपको ये वाली स्फेरिकल शेप नज़र आ रही है, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये जो है क्या है, गॉसियन सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो ये होता है आपका जी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जो इनर जो सिलेंडर होता है उसका रेडियस ए होता है, और आउटर सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या होता है जी, बी होता है। ठीक है, दरमियान में गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है वो, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन चूँकि आर यहाँ पे हमारे काम नहीं आएगा तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। तो जब हम इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है E इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ठीक है, और ये कहाँ से आया है, अभी हम फार्मूला देख के आए हैं। ये देखें, E इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ए एरिया है ना, बस एरिया की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। एरिया 2 पाई आर एल होता है ना, किसका जी, सिलेंडर का। तो एरिया की वैल्यू पुट की है, बाकी सारा सेम है। क्योंकि एरिया सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए एरिया सिलेंडर का पुट किया है। अब अगर बात कर लें इसी की कैपेसिटेंस की, देखें E इज इक्वल टू वी डी पुट कर, E इज इक्वल टू वी ओवर डी पुट करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की भी। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप खुद निकाल लीजिएगा। यहाँ से मैं आपको कैपेसिटेंस बता देता हूँ कि कैपेसिटेंस क्या आएगी। कैपेसिटेंस यहाँ पे आएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ओवर लॉग ऑफ बी ओवर ए। ठीक है, तो ये है आपकी कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यहाँ पे पूछ रहे थे कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो डिपेंड्स किस पे जी, लेंथ ऑफ कैपेसिटर, एल जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ होगी, सिलेंडर है ना, लेंथ ऑफ कैपेसिटर। उसके अलावा जी इनर और आउटर सिलेंडर का रेडियस ए और बी, रेडियस ऑफ इनर एंड आउटर सिलेंडर। ठीक है, जैसे दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसी तरीके से चूँकि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो दो सिलेंडर है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज है, और इनर से आउटर सिलेंडर की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी याद रख लेनी है आपने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी जी, स्फेरिकल कैपेसिटर की।
स्फेरिकल कैपेसिटर। चलें जी, अब स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपके सामने स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो शो किया गया है। स्फेरिकल कैपेसिटर जो है इसमें दो स्फेयर्स होते हैं। एक ये इनर स्फेयर आपको नज़र आ रहा है जिसका रेडियस जो है ए है, और एक आउटर स्फेयर नज़र आ रहा है जिसका रेडियस क्या है, बी है। इनर जो स्फेयर है उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि आउटर स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फ्रॉम इनर टू आउटर स्फेयर जो है वो आपका क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसको अगर कुछ इस तरीके से बनाया जाए फ्रंट से देखने के लिए तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये इनर स्फेयर, ठीक है जी, इनर स्फेयर के गिर्द ये जी आपके सामने होगा आउटर स्फेयर। ठीक है, और आउटर स्फेयर और इनर स्फेयर के दरमियान में एक गॉसियन सरफेस होगी। इसको अगर फ्रंट से देखा जाए तो आपका जो इनर स्फेयर है उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको पता है, और आउटर स्फेयर पे जो है वो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्रॉम इनर टू आउटर स्फेयर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, इनका रेडियस भी मैं बना देता हूँ। इनर का जो रेडियस है वो ए है, आउटर का जो रेडियस है वो बी है, और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए कि ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसकी वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बराबर होगा E इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें और कुछ भी नहीं किया, E इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर पुट किया है, जो कि एरिया ऑफ स्फेयर है। यहाँ से अगर बात कर लें इसकी कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो बराबर होगी C इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस ए। तो ये आपका जो है वो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इनर और आउटर स्फेयर के रेडियस पे डिपेंड कर रही है, यानी ए ओवर बी पे। ठीक है, तो अगर हम पीछे जाके देखें तो यहाँ पे अगर इनके दरमियान कोई मीडियम होता तो एप्सिलॉन नॉट के साथ ही एप्सिलॉन आर भी लिख देते। इसी तरीके से यहाँ अगर मौजूद होता मीडियम तो यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट के साथ ही एप्सिलॉन आर लगा लेते, तो ये आपके पास बच जाता। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसी के एक इम्पॉर्टेंट केस की जिसको हम आइसोलेटेड स्फेयर कहते हैं। आइसोलेटेड स्फेयर यहाँ पे कौन सी होगी, अगर आप ऐसा करें कि ये जो आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर मौजूद है इसका जो आउटर स्फेयर है उसका रेडियस आप इनफाइनाइट कर दें। ठीक है, यानी कि उसको इससे बहुत दूर, बहुत ज़्यादा रेडियस वाला जो है वो आउटर स्फेयर कंसीडर कर लें जिसका रेडियस कितना हो जी, इनफाइनाइट हो। ठीक है, अगर रेडियस इनफाइनाइट हो तो फिर उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, बी इनफाइनाइट कर दिया। ठीक है, तो चूँकि हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बराबर होता है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी। तो ये होता है हमारे पास क्या जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप बी की जगह क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें, बी को क्या कर दें, इनफाइनाइट, तो उस सूरत में ये जो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है ये आइसोलेटेड स्फेयर की तरह एक्ट करेगा और इसका जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, सिंपल। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटेंस होगी यहाँ क्यू की जगह वी की जगह आप क्यू ओवर सी पुट कर दें तो कैपेसिटेंस इसकी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये केस भी आपका एमसीक्यू में इस तरीके से आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी,
अब हम बात कर लेते हैं जी गाउसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक की। पहले गाउसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा है। अब अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम रख दिया जाए तो उस सूरत में फिर गाउसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा। गाउसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स हों और उनके दरमियान मीडियम रख दिया जाए, फर्ज कर लेते हैं ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ठीक है जी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये दूसरी प्लेट है, इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनके दरमियान में एक मीडियम रख दिया जाए। जब मीडियम आप रखेंगे तो आपको पता है कि वो पोलराइज हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो हम पोलराइज डाइलेक्ट्रिक बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे, दूसरी सरफेस पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे डाइपोल बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी, यानी ये डाइलेक्ट्रिक डाइपोल बन गए इसके अंदर, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो d है, ठीक है। इस सूरत में गाउसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये कहता है कि इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर होगा किसके, 1/एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट तो पहले भी आता था ना, यहाँ पे अब हम के ई भी लिख देंगे। के ई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टोटल चार्ज क्यू। तो पहले तो सिंपल ही था, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज क्यू। लेकिन अब क्या है, साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ गया, क्योंकि अब हमने मीडियम भी दरमियान में रख दिया। तो ये के ई जो है वो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो ये है आपका जी गाउसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब इस गाउसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक को हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे और फिर इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, अगर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की बात की जाए तो चूँकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पहले तो जो चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से था। अब जब यहाँ पे एक मीडियम भी रख दिया तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, और यहाँ पे चार्जेस की डेंसिटी और एक मतलब कि पोलराइजेशन की वजह से भी चार्ज जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो अब चार्ज डेंसिटी जो है, जो कि आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो सिर्फ जो है वो चार्जेस की वजह, इन चार्जेस की वजह से नहीं रही जो प्लेट्स पे मौजूद है, बल्कि पोलराइजेशन की वजह से भी मौजूद होगी। तो यहाँ पे जो नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो बराबर होगी रो, ठीक है, ड्यू टू सिंपल चार्जेस, प्लस रो पी ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस, ठीक है। तो हम चूँकि गाउसेस लॉ की पहले हम शेप देख चुके हैं, जो कि पहले इसकी शेप थी, जो कि गाउसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। ये तो गाउसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या थी, डेल डॉट ई, डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रो नहीं रहेगा, सिर्फ रो प्लस रो पी हो जाएगा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें इसको तो ये आपके पास आ जाएगा जी डेल डॉट, तवज्जो करनी है आपने, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ठीक है। इसी को अरेंज किया हमने, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ठीक है, इज इक्वल टू रो। और यहाँ से क्या आ जाएगा जी, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी को हम कह देते हैं यहाँ पे डी, एक वेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं डी, जो कि बराबर होगा किसके जी, रो। ये है आपकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ
गॉसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और यहाँ पे ये जो डी है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये देख लिया आपने कि हमने किसकी जगह पे पुट किया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक है, पी है पोलराइजेशन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पोलराइजेशन पी यहाँ पे कहाँ से आ गया, क्योंकि पी तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, तो हमने पी पुट किया है रो पी की जगह, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, जो कि बराबर होता है माइनस डेल डॉट पी के। ठीक है, रो पी बराबर है माइनस डेल डॉट पी के, तो वहाँ से ये पी आया है। तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ये हमारी क्या है जी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटीग्रल फॉर्म इसकी। इंटीग्रल फॉर्म कैसे होगी जी, इंटीग्रल फॉर्म आप इसी को, ये जो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो को आप क्या करेंगे, इस पे आप अप्लाई कर देंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, डेल डॉट डी डी वी इंटू रो डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल। और इस पे आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में लाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी डी डॉट एन डी ए। बेसिकली डी डॉट डी है, ये सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में आ गए हैं, इज इक्वल टू रो डी वी। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रल होना चाहिए, तो ये आपकी हो जाएगी गॉसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक की इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रिलेशन पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। तो पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और P इज इक्वल टू एक्स ई। ये x जो लिखा हुआ है इसको काई से, काई बोलते हैं, और ये काई जो है ये बराबर होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी किसके बराबर होती है जी, काई इज इक्वल टू पोलराइजेशन ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के दरमियान रिलेशन देखना चाह रहे हैं, तो वो होता है जी, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी अपने पास। ठीक है, और इनको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं दो डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि उस डाइलेक्ट्रिक में ऑलरेडी डाइपोल्स तो मौजूद होते हैं, डाइपोल बने हुए होते हैं। ठीक है, चाहे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करो या ना पढ़ो, उसमें जो है डाइपोल्स मौजूद होंगे डाइलेक्ट्रिक में, लेकिन वो रैंडमली अरेंज होंगे। ठीक है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो, यानी उसमें डाइपोल तो मौजूद हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से ना आए हो, बल्कि पहले से मौजूद हो। डाइपोल तो मौजूद हो, लेकिन डाइपोल जो है वो रैंडमली अरेंज्ड हो, तो उसको कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, रैंडमली अरेंज्ड। चलें, अब हम बात कर लेते हैं कौन से जी, दूसरे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये विदाउट फील्ड जो है ना अरेंज होते हैं, ये भी आप याद रखना, विदाउट फील्ड, विदाउट फील्ड ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो डाइपोल बन जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। चलें,
तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता, नो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। लेकिन होता यह है कि अगर आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो फिर डायपोल बन जाते हैं, पहले से डायपोल्स नहीं होते। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो डायपोल बन जाते हैं, और डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। डायपोल्स फॉर्म विद इलेक्ट्रिक फील्ड, विद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि ऑपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, ऑपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि करंट और रेजिस्टेंस का है उस पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा बस मैं रिवाइज करा दूंगा, बाकी एडवांस पोर्शन में कम्प्लीटली आपको डिस्कस कराऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को आप क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसका यूनिट वगैरह आपको पहले से ऑलरेडी पता है। अगर बात कर लें, दो तरह का इलेक्ट्रिक करंट होता है जी, ठीक है। एक होता है जी इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। और एक होता है जी कन्वेंशनल करंट, जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल करते हैं। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस होता है, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। अब हम बात कर लेते हैं, आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर पे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू हो जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में ही बाद में हम करंट डेंसिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं करंट डेंसिटी सिंपली। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होती है जी? ठीक है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ये होती है आपकी करंट डेंसिटी। इसको जे से शो किया जाता है। जे इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से जो करंट आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा जी? इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास आई के साथ जो है वो डी था ना, तो आपने ये ख़त्म किया तो इंटीग्रल आ गया। तो करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी आ गया, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट आ गया, ठीक है। ये जो करंट हमने लिखा है किसके लिए जी? जब आपने कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे करंट प्रोवाइड किया हुआ हो, ठीक है, ये था कांस्टेंट के लिए, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं, सिंपली लिख दें, इंटीग्रल ना लिखें, आई इज इक्वल टू जे ए और जे इज इक्वल टू आई ओवर, ये इसका सिंपल फार्मूला है, ठीक है। जब आपने टोटल करंट डेंसिटी या टोटल करंट निकालना और आपके पास करंट डेंसिटी ऑफ और एरिया जो है वो गिवन हो, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी जो है इसकी जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। करंट डेंसिटी हमेशा क्या होगी जी? पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आपने याद रखनी है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑपोजिट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऑपोजिट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो जाहिर है अगर करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में जो है पैरेलल हैं तो करंट डेंसिटी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट या एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। अब करंट डेंसिटी को हम लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब कि डिफरेंट फार्मूला इसके डिस्कस कर रहे हैं हम।
तो अब देख लेंगे इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका क्या फार्मूला होगा, जे यानी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इनटू वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर जगहों पे ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये करंट डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लिया है, तो इसको आपने याद रखना है। अब हम देख लेते हैं करंट डेंसिटी को ही इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी का फार्मूला लिख लेते हैं, उसी में करंट डेंसिटी यूज़ कर लेंगे। पहले आपने रेजिस्टिविटी का कोई और फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो अब करंट डेंसिटी के टर्म्स में देख लेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो बेसिकली ये होती है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। रेजिस्टिविटी बेसिकली बराबर होती है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से शो करते हैं, ये लें। तो ये आपका फार्मूला बन गया रेजिस्टिविटी का, और यहाँ से आप करंट डेंसिटी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, रो ई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखें रेजिस्टिविटी आ गई इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी जी, कंडक्टिविटी हो जाएगी बेसिकली, अगर रो बराबर है ई ओवर जे तो कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, जे ओवर ई के। सिग्मा कंडक्टिविटी बराबर है जे ओवर ई के, ये कंडक्टिविटी आ गई। और यहाँ से अगर आप करंट डेंसिटी निकालना चाहें तो बराबर आ जाएगी सिग्मा ई, ठीक है जी। ये भी करंट डेंसिटी का आपके पास क्या है जी, एक फार्मूला आपके पास आ गया। बाकी इसके यूनिट्स जो हैं वो इसको कम्प्लीटली मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पहले बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाए तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये है कंडक्टर्स, वो चीज़ें कंडक्टर्स होंगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाए तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये क्या होगा, नेगेटिव। चाहे वो रेजिस्टिविटी हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, दोनों में एक ही चीज़ होगी। और ये क्या होते हैं जी, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। तो यहाँ से जो है एक तो इसका ये फार्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू, जो आपने अपनी एफएससी में पढ़ा है, रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी, ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। और दूसरा इसका ये फार्मूला है जिसको आप सिंपली जो है इसी को आप लिख सकते हैं, डी रो, ये चेंज इन रेजिस्टिविटी हो गया ना, डिवाइडेड बाय रो नॉट डी टी, ठीक है। ये दोनों सेम फार्मूले आपने देख लिए। यहाँ से आप जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी जी, रेजिस्टिविटी किसी भी टाइम पे, किसी भी टेम्परेचर पे। रो नॉट तो रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन है ना, तो रो टी अगर आपने यहाँ से निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, रो नॉट, ठीक है। इसी को रीअरेंज करके 1 प्लस अल्फा डी टी, ठीक है जी। ये टी जो है टेम्परेचर है। तो ये तीनों चारों फार्मूले आपने याद रखते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात की जाए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसका भी फार्मूला लिख सकते हैं,
ठीक है, एक फार्मूला वो है जो आपने पढ़ा हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। और यहीं से आप क्या है जी, अगर आर टी निकालना हो आपने तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डी टी। टी यहाँ पे क्या है जी, टेम्परेचर है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक हमने ओहम्स लॉ पहले पढ़ा हुआ है जो करंट इज डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी, वो जो आपने पहले पढ़ा था वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ था, ठीक है। तो अब माइक्रोस्कोपिक को पढ़ेंगे, तो मैं पहले लिख देता हूँ, चलो मैक्रोस्कोपिक भी, कि मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, ये जो आपने पहले पढ़ी हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर, और R क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ की। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ इसी से डिराइव की गई है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, इसमें आप कहते हैं कि आपका जो और करंट डेंसिटी वो आपस में क्या होंगे जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से E इज़ इक्वल टू, ये आप हटाएंगे यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और यहाँ पे रो लगा देंगे J। तो ये आपके पास आ गई माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ के इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी, या करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे E इज़ इक्वल टू J ओवर सिग्मा, या J इज़ इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। ये भी आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ है। अब कुछ पैरामीटर हैं, उनको हम जो है वो रिलेट कर लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को, ठीक है। तो मैं अपने लेफ्ट साइड पे जो है वो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर लिखूंगा, और राइट साइड पे माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पे क्या होंगे जी, मैक्रोस्कोपिक, और यहाँ पे होंगे माइक्रोस्कोपिक। मतलब एक ही फार्मूले में दोनों चीज़ें मौजूद होंगी। ज़रा देखें अब, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो पहला फार्मूला है हमारा करंट का। तो करंट किसके बराबर होता है जी, इंटीग्रल ऑफ J डॉट dA। अब करंट डेंसिटी जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, करंट जो है वो मैक्रोस्कोपिक है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं E डॉट dR, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मैक्रोस्कोपिक और राइट साइड पे माइक्रोस्कोपिक। इसी तरीके से रेजिस्टेंस का है रो L ओवर A। यहाँ पे रेजिस्टिविटी है जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, और जबकि रेजिस्टेंस जो है वो मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेटल्स होते हैं वो ओबे करते हैं ओहम्स लॉ को, ठीक है। मेटल्स ओबे ओहम्स लॉ। और ये प्रूव कैसे किया गया है, इसकी कैलकुलेशन की गई, और कैलकुलेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा वो ओहम्स लॉ पे जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन में से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ना हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। चंद एक चीज़ों के फार्मूले आएंगे, वो आपने अच्छे से याद रख लेने हैं। पहला फार्मूला जो है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई मीन फ्री टाइम डिवाइडेड बाय मास। तो मीन फ्री टाइम के बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा, पहले आप फार्मूले देख लें। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहें जी करंट डेंसिटी का एक और फार्मूला मीन फ्री टाइम की ही टर्म्स में, N E स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड
टॉ यानी मीन फ्री टाइम ओवर एम। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये होगी करंट डेंसिटी। और अगर यहाँ से आपने निकालना हो रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी बराबर होगी एम ओवर एन ई स्केयर टॉ, ये रेजिस्टिविटी। और अगर यहाँ से कंडक्टिविटी निकालनी है तो एन ई स्केयर टॉ ओवर एम। तो ये आपने अच्छे से याद रखने। ये फार्मूले जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो जाएंगे। बाज़ औक़ात आपको डाटा गिवन होता है, लेकिन आप इस हवाले से परेशान हो जाते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आ रही होती कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से जो है वो याद रखना है। अब यहाँ से मैं आपको मीन फ्री पाथ के बारे में या मीन फ्री टाइम के बारे में बता देता हूँ। टा जो है वो मीन फ्री टाइम है, मीन फ्री टाइम। ठीक है, जब भी कोलिजन होती है, देखें इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान में जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं मीन फ्री टाइम। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कोलिजन करता है, उसके बाद जो वो दूसरी कोलिजन करता है, तो उसके दरमियान का जो टाइम होता है पहली और दूसरी कोलिजन के दरमियान का, उसको मीन फ्री टाइम कहते हैं। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं मीन फ्री टाइम। इस तरीके से अगर मीन फ्री पाथ की बात करें तो दो सक्सेसिव कोलिजन के अंदर जितना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा लैम्डा। लैम्डा को हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो है वो मीन फ्री पाथ है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड किसका जी, इलेक्ट्रॉन का, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये दोनों टर्म्स आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अब हमने जो है करंट और हीट फ्लो के दरमियान जो है वो हमने एनालॉजी देखनी है। इनके दरमियान हमने सिमिलैरिटी देखनी है। एनालॉजी बिटवीन करंट एंड हीट फ्लो। चलें, देखें करंट और हीट फ्लो दोनों ही बेसिकली होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं। तो बेसिक जो इसके अंदर जो सिमिलरिटी है यहाँ पे बता देता हूँ। बोथ आर ड्यू टू मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एक जगह दूसरी जगह जो है वो हीट फ्लो करती है। ठीक हो गया, तो इन दोनों की मैं यहाँ पे आपको इक्वेशंस लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी जी, करंट फ्लो की या चार्जेस फ्लो की इक्वेशन की, तो चार्जेस फ्लो की इक्वेशन क्या होती है, करंट यानी डी क्यू ओवर डी टी, जो कि बराबर होता है किसके जी, माइनस ए सिग्मा डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये शो कर रहा है कि चार्जेस उस डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूं हीट फ्लो की, तो हीट फ्लो जो है वो बराबर होता है डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, टेम्परेचर के डिफरेंस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है। लेकिन दोनों में देखें इक्वेशंस जो है वो जो कांस्टेंट उनके सेम है। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है, यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, बाकी सारी इक्वेशन जो है वो सेम है और दोनों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होते हैं। अब हम हीट फ्लो के बारे में चंद एक चीज़ें कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो या सिंपल हीट फ्लो। ठीक है, तो हीट फ्लो,
तो ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, कितनी हीट जो है वो फ्लो कर रही है, एच से शो करते हैं, और एच बराबर होता है हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया जी। तो और ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, ये बेसिकली किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है जी? ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। रेट ऑफ हीट फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। और लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है। रेट ऑफ हीट फ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ हीट फ्लो उतना ही कम होगा। इसी तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। अब रेट ऑफ हीट फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है। तो इन चीज़ों की बेस पे ही हमने ये इक्वेशन बनाई थी, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है बीएससी के इन 2 चैप्टर्स के हवाले से। तो अगर कोई सवाल हो तो आपने हमसे पूछ लिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।